लाइट है क्या हमें पता नहीं होता था, मगर जबान से बोल देता था। इतना रटा किया जाता था टीचर के सामने डर के, क्योंकि उस वक्त टीचर्स काफी मारते भी थे, माना जाता है सर। बिल्कुल। ठीक है, तो हम एक बच्चे को ना एक डिग्री से कभी भी मैच नहीं कर सकते बिल्कुल, सर। कंपेयर एक नहीं। डिग्री से डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये बच्चा क्या है, कमजोर है। कितने मिनट आप लेट हुए थे वहाँ? बस जस्ट 2 मिनट्स। अरे भाई कहता है दवाई खाओ, अपनी एजिंग को कम करो, बिल्कुल कम करो। नहीं, आपका सफाई आपकी एजिंग रेट को कम कर देता है, क्योंकि वो आधा ईमान मैंने जापान में जापान में अच्छा बोल देता है, यूं ही बोल देता है। मगर जब आप इंग्लिश पे लिखने का बारी आ जाता ना, बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं। बोलता है सर मेरा इंग्लिश कमजोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज एक बहुत ही बचपन का पुराना साथी मिस्टर महबूब, अभी तो लेक्चरर बन चुके हैं, उनसे मिला हूँ। तो वैसे तो उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोगों को मालूम है कि खुसूसन लद्दाख खत्ते में जाना माना एक सेलिब्रिटी टीचर है। तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के लिए फिर भी बता देता हूँ रस्मन। महबूब और जोलॉजी में पीजी भी कर चुका है, नेट सेट जेआरएफ और साथ ही साथ गेट भी क्वालिफाइड है। और उन्होंने अपने पीएचडी शुरू ही किया था, फिर ये लेक्चरर लगा। तो इसके बाद अभी 9 साल हो रहे हैं महबूब सर को। अब तो सर कहना तो थोड़ा सा मुनाफिकाना होगा, क्योंकि हम बचपन से काफ़ी पुराने दोस्त है, साथ ही साथ में हमने हाई स्कूल में पढ़ा है। तो बचपन का पुराना यार है बिल्कुल। तो इसके बाद सबसे अहम चीज़ सकुरा साइंस प्रोग्राम जो जापान में हुआ था 2023 में, उनमें महबूब ने और अपने स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उस प्रोग्राम में जापान में। और साथ ही साथ महबूब भाई स्टेट टीचर अवार्डी भी रह चुके हैं 2024 में। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले उनको इस खिताब से नवाजा गया था, और हमारे दूसरे भी काफ़ी कारगिल से टीचर्स को इसी खिताब से नवाजा गया था। तो साथ ही साथ उनका एक यूनिक और ये भी है कि इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी भी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। न कि सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही फॉलो करते हैं, बल्कि आम लोग भी, हम जैसे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले भी इनके अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बहुत यूनिक तरीके से काम करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलिए उनसे ही बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम तोहा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने कीमती औकात में से वक़्त निकाला। तो हम सीधे ही मुद्दे पे ही आते हैं, सवाल पे। तो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा अपने सामीन को कि आप सकुरा साइंस प्रोग्राम में जापान में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल सर। तो जापान में आपको ही क्यों भेजा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है सर, तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट किया था हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर संजू खैरवाल सर ने मुझे भेजा था। उसको सर को मेरा सबसे पहले पसंद आया टीचिंग मेथोडोलॉजी, अच्छा, पढ़ाने का तरीका सर। ठीक है, अच्छा। क्योंकि मैं कभी भी थ्योरेटिकली कभी नहीं पढ़ाता हूँ सर बच्चों को। अच्छा। हमेशा मैं टाइम निकाल के, मेरा भी टाइम काफ़ी लेता है सर, क्योंकि प्रैक्टिकली दिखाना, उसमें टीचर्स के अंदर क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए सर। ठीक है सर, क्योंकि आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाना है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली शो करना है। जैसे कि आप लोगों को आप लोग मेरा जब वीडियो वॉच करते वक्त आपको लगता होगा सर कि यार ये तो ईजी है, मगर इस टीचिंग मेथोडोलॉजी में बहुत टाइम लगता है सर। बिल्कुल। मुझे क्योंकि क्लास के 40 मिनट को भी देखना है, तो 40 मिनट से भी उससे भी पहले मैं लेसन प्लान बनाता हूँ सर। अच्छा। कम से कम मुझे घर में कम से कम ये चीजें करने में मुझे 2 घंटा लग जाता है। ये मेरे 2 घंटे का मेहनत है। वहां पे मुझे 40 मिनट में मैंने सारा चीज में बच्चों के सामने ये चीजें शो करता दिखाता हूँ सर। और दूसरा, मेरा बहुत सारे बच्चे अभी तक हमारा स्कूल का 4 मॉडल नेशनल लेवल पे पहुंच चुका है सर। तो पूरा बच्चों ने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि इसी साल मेरा और 2 स्टूडेंट जिन्होंने पूरा स्टेट लेवल पे टॉप किया है सर। अच्छा। एक का नाम है इरफान अली, दूसरा का नाम है जहरा बतूल। अच्छा। जो इस बार नेशनल लेवल पे सितंबर में पूरा रिप्रेजेंट करेंगे वो अपनी मॉडल। अच्छा, तो उससे हमारी स्कूल से ही 2 पैटर्न बन चुका है सर। तो अभी और बनते जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है सर, मेरे जो इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजी है, इसी की वजह से मुझे
जापान में जाने का मौका मिला सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम भी अप्रिशिएट करते थैंक यू हैं सर, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपके स्टूडेंट्स को भी कंग्रेचुलेट करते हैं बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सिर्फ न सिर्फ आपके स्कूल का आपका नाम बल्कि हमारे कारगिल का लद्दाख का नाम भी रोशन किया है, बिल्कुल सर, और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो भाई दूसरा सवाल ये है कि जापान जाके आपने जापान में क्या देखा? जापान में सबसे पहले तो मैंने देखा सर सफाई। अच्छा, है ना, इस्लाम में बोला जाता है सफाई इंसान का आधा ईमान है। आधा ईमान, वो आधा ईमान मैंने जापान में जापान में। अच्छा, बिल्कुल, इतनी साफ सुथरा है सर। मैंने देखो, अगर हम अपना जूता यहाँ पहनेंगे, चलेंगे, एक दिन में हमारा जूता क्या हो जाता है? मेला हो जाता है, पूरा मेला हो जाता है ना। मैंने वही जूता जापान में 12 दिन पहना, बिल्कुल ऐसा लगा कि आफ्टर 12 दिन के बाद जूता बिल्कुल साफ, जैसा कि अभी मैंने पॉलिश किया है। अच्छा, वैसा इतनी सफाई है सर वहाँ पे। क्या बात है भाई। और जिसकी वजह से, इतनी सफाई होने की वजह से ना, जापान में एजिंग का रेट बहुत कम देखने को मिल रहा है सर। अच्छा। एजिंग, इसका मतलब है कि सफाई से हमारा एजिंग कम हो जाता है सर, है ना। तो सफाई इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, है ना, ये दवाई ये बहुत सारे लोग कहते हैं दवाई खाओ अपनी एजिंग को कम करो, बिल्कुल कम करो, नहीं, आपका सफाई आपकी एजिंग रेट को कम कर देता है। अच्छा। क्योंकि जापान में मैंने वही देखा सर, 120 जो 120 ईयर के लोग, यहाँ की 60 ईयर के बराबर मैच हो रहा था सर। अच्छा, 120, क्या बात है भाई, बिल्कुल आधा, इतनी सफाई है। अच्छा, वहाँ उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है जापान में। अच्छा, सफाई की वजह से सर। और क्या बात है भाई। और दूसरा मैंने देखा सर, जापान में उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत यूनिक है। अच्छा, हमारे यहाँ पे 6-7 ईयर के बच्चे को हम क्या दिखाते हैं? हाथ में क्या डाल देते हैं? मोबाइल फोन। वहाँ क्या है सर, वहाँ पे बच्चों को पूरा बायोलॉजी के जो टॉपिक है ना, 6 क्लास के बच्चों को दिखाता है एज ए स्टोरी की शक्ल में। अरे क्या बात है, स्टोरी की शक्ल में दिखाता है। हमारे माइंड इस टाइप के है सर, अगर आपको स्टोरी सुनाएंगे ना, तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट तक आपको याद रहता है सर। जापान में वही मेथोडोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट किया है सर। छोटे छोटे बच्चों को ट्रांसलेशन सिखाता है सर। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को मजबूर करवाता है। ऐसा टीचिंग मेथोडोलॉजी, ऐसा ऐप बनाया है, ऐसे वहाँ का डिजिटल सिस्टम है कि बच्चे उसको देख के बहुत कुछ सीखता है सर। छोटे छोटे बच्चे यहाँ टॉम एंड जेरी देखते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे डीएनए किस तरह ट्रांसक्रिप्शन करता है, किस तरह प्रोटीन बनाता है, इस तरह के किस तरह इनोवेटिव आइडियाज के बारे में बात किया जाता है सर। वहाँ पे 6 क्लास के बच्चे को ये सिखाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैंने वही देखा जापान में। अच्छा, तो लोगों का क्या है रफ्तार, मतलब जो बिहेवियर, जो हम अब लोगों के साथ आपने बातें की कि नहीं? बात बिल्कुल की थी किया सर। वो जापान के, एक तो जापान के लोग बहुत बिजी है सर। अच्छा। बहुत कम बातें करता है। वही बातें करते हैं जो इम्पोर्टेंस है, वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं। अच्छा। और दूसरा, वहां पे पंक्चुअलिटी बहुत माना जाता है सर। पंक्चुअलिटी में एक बार हम लोग थोड़ा देर हो गया सर, तो जापान के लोगों को हमारा वो बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हमें बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि आप टाइम पे नहीं आया। हाँ बिल्कुल। कितने मिनट आप लेट हुए थे वहाँ? बस जस्ट 2 मिनट्स। अरे भाई 2 मिनट में उनका पूरा मूड ही चेंज हो गया। इतनी टाइम को वो लोग टाइम को इतनी कदर करते हैं। और वक्त भी है, हर चीज पैसा आ सकता है सर आपके पास, मगर वक्त नहीं आ सकता। अभी ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती वक्त है, क्योंकि ये वापस आप इसको बहुत कुछ दे दो, ये वक्त वापस आने वाला नहीं है। बस जापान में पंक्चुअलिटी बहुत माना जाता है सर, वर्ल्ड में माना जाता है उनका। और वो मैंने प्रैक्टिकली देखा वहाँ पे। तो अगर यहाँ के साथ कंपेयर करें तो भाई, अगर देखो हमने कोई प्रोग्राम रखना है तो हम ये लेके चलते हैं ना, चलो यार 9 बजे बोलो, 10 बजे तक लोग आएंगे, हम 10 बजे शुरू करेंगे। 10 बजे शुरू, फिर भी 10 बजे भी वो स्टार्ट नहीं होता, 10:30 पौने 11 या कभी 11 टाइम पे होता है सर। बिल्कुल टाइम। अरे क्या बात है, पंक्चुअलिटी। बिल्कुल सर। तो भाई ये तो हो गया थोड़ा लोगों के बारे में बात, या एनवायरनमेंट के बारे में बात। ये बहुत ही इंप्रेसिव है जापान के लोग और जापान का जो सिस्टम है। बिल्कुल। आप अगर हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की जाए तो खुसूस हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है और जापान में एजुकेशन सिस्टम है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस या कुछ सिमिलरिटीज आपने देखा? क्या देखा इन दोनों में, क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस देखे? बहुत फर्क है सर। अच्छा, बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जापान में एजुकेशन जो सिस्टम है, खासकर साइंस, वहाँ पे ज़्यादातर लर्नर सेंट्रिक है, जो आज हमें NEP 2020 में थोड़ा मैच होता है इंडिया के साथ। अच्छा, ठीक है। इंडिया का जो NEP 2020 वाला पॉलिसी अभी बस हमारी इंडिया में, हमारी लद्दाख में और 2-3 साल में ये इम्प्लीमेंट होगा। तो बच्चे का असेसमेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी होगा सर। फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाएगा बच्चे का। एग्जामिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंस
तरजीह नहीं दिया जाता है जापान में, क्योंकि देखो एक डिग्री एक बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कभी नहीं कर सकता। इंडिया में क्या होता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में बच्चे की टैलेंट को ना 3 घंटे में एक बच्चे की टैलेंट क्या होता है रिवील होता है लोगों के सामने। बस इस 3 घंटे में अगर आपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आप ब्रिलियंट है। अगर आपने अच्छा, अगर उस दिन अगर बच्चा बीमार होगा तो क्या वो बच्चा कमजोर है, और प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम होगा या फैमिली प्रॉब्लम होगा। ठीक है सर, तो जापान में एजुकेशन सिस्टम फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है सर। अच्छा। यूं ही यहाँ पे टाइम पे ही बच्चे का पूरा फॉर्मेटिव असेसमेंट बनाया जाता है। अच्छा। ठीक है, आज उसका दिन खराब है, कल तो अच्छा भी हो सकता है ना। ठीक, डिग्री मैटर नहीं करता है सर। अच्छा। ठीक है, अगर हम डिग्री मैटर करता तो फराडे जिसने फॉर्मल एजुकेशन लिया नहीं, तो आज आपका जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, आपका जो होंडा है, ठीक है सर, ये सारा उसने बिना पढ़ाई की चीजें बनाया सर, इन्वेंट किया फराडे ने सर। अच्छा। बाहर के एजुकेशन सिस्टम में वो लोग हीरो है भाई, आज हीरो माना जाता है आइंस्टीन को, थॉमस अल्वा एडिसन भी बहुत कमजोर स्टूडेंट माना जाता है सर। ठीक है, तो हम एक बच्चे को ना एक डिग्री से कभी भी मैच नहीं कर सकते सर, एक डिग्री से डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये बच्चा क्या है, कमजोर, बल्कि हमें बच्चे की क्रिएटिविटी पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, किसी बच्चे में बिजनेस की आइडिया होता है सर, वो बिजनेस में एक नए नए इनोवेशन लाता है। कोई बच्चा होता है साइंस में नए नए इनोवेशन लाता है। और हमारे लद्दाख में अभी पूरा लद्दाख को अगर हम माने जाएंगे, हम अगर लद्दाख को अगर मानेंगे तो लद्दाख एक रिसर्च हब है। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं हम, मगर हम अपने बच्चे को कभी इनकरेज करता है क्या? बस डिग्री के पीछे बैठो, 99% लाओ, काबिल है, वरना तू कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मुझे लगता है सर, आज बहुत सारे स्टूडेंट नीट में सिलेक्शन नहीं होते, जेई में सिलेक्शन नहीं होता, तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। क्यों? फैमिली प्रेशर की वजह से सर। ठीक है, हमारे फैमिली क्या करता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को हम दूसरे के साथ, दूसरे लोगों के साथ हम अपने आप को कंपेयर कर, भाई हम आप और मैं ऑलरेडी डिफरेंस है सर। 99 हम दोनों के अंदर साइंस कहता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारे अंदर। अच्छा, आपका अलग है, इसको थोड़ा यार खोलो, हमें क्या पता है। नहीं, इसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग आ जाता है सर। अच्छा। तो उसकी वजह से कोई टैलेंट बन जाता है, कोई कमजोर होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये आप और मेरे अंदर 0.1% मतलब डिफरेंस है, वो डिफरेंस बहुत डिसाइड करता है, बिकॉज ड्यू टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मगर ये काफी इन्फ्लुएंस करता है सर हमारी बॉडी पे, बिल्कुल काफी आपकी टैलेंट पे काफी इम्पैक्ट करता है सर। ठीक है, तो आप और मेरा पूरा सोचने का तरीका क्या है सर, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो हर बच्चे को हमें इनकरेज करना चाहिए कि कोई गेमिंग में काफी एक्सपर्ट होगा, कोई एजुकेशन में होगा, कोई बिजनेस लाइन में होगा, कोई अलग अलग फील्ड में होगा। तो हमें स्कूलों में क्या करना चाहिए, बच्चे को जो भी हम इवैल्यूएशन करता है सर, असेसमेंट करता है, तो टीचर का फर्ज बनता है कि उस बच्चे का टैलेंट को रिवील करना चाहिए, है ना। उस बच्चे को बोलना चाहिए बेटा आप इस फील्ड में जाओ। ठीक है सर, क्योंकि हमारे वक्त अगर मैं अभी अपने आप को असेसमेंट कर लेता हूँ ना, मेरा शौक ज्यादा मुझे फिजिक्स की तरफ देखने को ज्यादा मिलता है। अच्छा। क्योंकि मैं उस इनोवेशन की तरफ ज्यादा जाता है सर, और उस तरफ मेरा शौक ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, बायोलॉजी मेरा अच्छा है, मैं अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं लेक्चरर बन गया। मगर इंसान का एक शौक होता है ना, आपका एक हॉबी होता है यार, मैं ये चीजें करूंगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है उसकी तरफ। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल वही चीज है सर। तो आपका रुझान अभी कहीं ना कहीं फिजिक्स में, तो फिजिक्स से रिलेटेड भी काफी सारे वीडियोस हमें भी देखने को मिलता है, तो वो भी मतलब ऐसे बहुत सारे। मुझे एक यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ सर, बहुत सारे लोग बोलता है, मुझे लगता है मुझे टीज कर रहा है एक्चुअली। ये कहता है कि सर आप बायोलॉजी का टीचर्स हैं, आप फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं? अच्छा, ठीक है, उनको ये पता नहीं है सर, आज का जो दौर है वो बायोफिजिक्स का दौर है। अगर हमारी बॉडी में देखेंगे ना, पूरा फिजिक्स के मैकेनिज्म पे चलता है। बिल्कुल। अभी मैं इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करता हूँ, बॉयल्स लॉ, अगर मेरा ब्लड सर्कुलेशन, यही तो गलत है सर। हम बच्चों को कभी क्रिएटिविटी नहीं बना पाता है, सिर्फ अब हम थ्योरेटिकली बच्चों को क्या सिखाता है, रटवाना सिखाता है। ठीक है, ब्लड इस तरह सर्कुलेशन होता है, भाई होता कैसा है? एक सिंगल हार्ट किस तरह एक कॉन्ट्रैक्शन पे पूरा ब्लड को पंप करता है सर। 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारे 1 मिनट पे पूरा सर्कुलेट होता है सर। अच्छा। इसके पीछे लोग अगर रीजन देखेंगे ना, तो वो फिजिक्स है सर, पास्कल लॉ। यहाँ पे आपके ब्लड कैपिलरीज में बर्नौलीज प्रिंसिपल चलता है सर। तो पूरा आपके बॉडी में पूरा फिजिक्स ही छुपा है सर। तो बिना फिजिक्स के आप बायोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको फिजिक्स का भी पेपर आपको बिल्कुल हल करना है, नीट के एग्जाम में क्वालिफाई करना होगा। आपको केमिस्ट्री भी क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बायोकेमिस्ट्री होता है सर।
बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बायोलॉजी को भी आपको समझना होता है, क्योंकि एनाटॉमी को समझने के लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तो हमारे गवर्नमेंट ने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल सर। 2020 लाया, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, बिल्कुल अब सर। हम जैसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट भी साइंस पढ़ सकते साइंस हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग भी, आप लिटरेचर हाँ, पढ़ बिल्कुल सकते लिटरेचर हैं, पढ़ आप सकते हैं, पोएम्स पढ़ पोएम्स सकते पढ़ हैं, सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं, उसमें अपना मतलब क्रिएटिव माइंड बिल्कुल भाई, को तो भी हाँ, दौड़ा सकते हैं बिल्कुल कि नहीं। सही है, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल, ये जो आपको ये जो तनकीद कर रही है तो उसका कुछ बेस ही नहीं है। कुछ आप बेस तो ही नहीं है। साइंस स्टूडेंट भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स तो आपने ये कर भी दिया, तो एक कॉमन सेंस भी है। कॉमन सेंस है, बिना बिल्कुल। फिजिक्स के तो चलता भी नहीं है। चलता नहीं है। फिजिक्स पे तो सारा मतलब दुनिया कायम है दुनिया इसी कायम लॉ है, पे, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं भाई। तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं भाई। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल, अभी बहुत आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला बिल्कुल हमारे यूटी लद्दाख बिल्कुल। के द्वारा, अभी 2024 का अभी रिसेंटली आपको वो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू ब्रदर। फॉर्मली, वैसे तो मैंने थैंक यू भाई। काफी बार आपको कंग्रेचुलेट किया है, थैंक यू लेकिन ब्रदर। अब इसके बाद एक सवाल आता है भाई कि आपको किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे आपको ये अवार्ड मिला। सबसे पहले तो मुझे नॉमिनेट किया था सज्जाद सर, जो हमारा टीचर रहा था इस वक्त, वो हमारे स्कूल का अच्छा, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल वन है। ऑफ माय फेवरेट टीचर है सर। बिल्कुल उसी बिल्कुल, की सज्जाद कायदात सर। में मुझे ये मिला, उसने ही अच्छा। मुझे नॉमिनेट किया था सर। ओके तो सबसे पहले उसमें क्राइटेरिया जो है सर, वो देखा जाएगा कि 2020 से लेके आपका 5 साल का आपका स्कूल का रिजल्ट देखेगा, एकेडमिक रिजल्ट आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है अच्छा, सर। ठीक है। तो मेरा हर साल मेरा रिजल्ट 100% ही रहा सर। अच्छा। 100%, जिसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल ने मुझे सिलेक्ट किया सर स्कूल में। ओके। ठीक है सर। तो आपके सब्जेक्ट के बेस पे आपका 5 साल, आपके सब्जेक्ट बेस में आप 5 साल में आपके सब्जेक्ट में कितना परसेंट, पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में कितना परसेंट रहा, रिजल्ट रहा। अच्छा, रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट के बेस पे 60 पॉइंट है सर। अच्छा, ओके। इसके बाद है स्टूडेंट के फीडबैक। ओके। आप स्टूडेंट फीडबैक देंगे, मुझे तो अच्छा। पता नहीं था, मेरे स्टूडेंट ने मेरे बारे में अच्छा फीडबैक दिया था। अच्छा, ठीक है सर। वो इसके तो बाद देगा ही देगा। प्रिंसिपल 10 पॉइंट प्रिंसिपल की तरफ से है। क्या अच्छा। प्रिंसिपल देखेगा क्या ये सर रोज स्कूल आता है कि नहीं, क्या इसका अटेंडेंस का परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, क्योंकि सर को पूरा एविडेंस देना है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कमिटी 3 कमिटी बैठाता है इसमें। अच्छा। ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी के बेस पे आपको क्या मिलेगा सर, फीडबैक मिलेगा। ओके। ठीक है, आपकी विलेज लेवल की कमिटी अच्छा, होता है, अच्छा। वहां से आपको 10 पॉइंट मिलेगा सर, ऐसे तो ओके, नहीं ओके, मिलता है बिल्कुल, अवार्ड। बिल्कुल। और लास्ट में आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे 10 पॉइंट है सर। अच्छा, तो teaching। 60 पॉइंट आपका रिजल्ट परफॉर्मेंस 5 साल का, फिर आपका प्रिंसिपल का 10 पॉइंट, फिर बच्चे की तरफ से 10 पॉइंट, फिर आपका कम्युनिटी की तरफ से 10 पॉइंट, और आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बेस पे आपको 10 पॉइंट, तो हो गया सर 100 पॉइंट। तो बिल्कुल। उस परफॉर्मेंस को देख के आपको सेलेक्ट किया जाता है सर। 3 अच्छा। कमिटी, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बिल्कुल, फिर इसके बाद आपका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लिया जाता है सर, फिर इसके बाद जाता है सेक्रेटरी के पास, फिर ओके। लास्ट में डिसाइड होता है किसको ये अवार्ड मिलेगा उसके परफॉर्मेंस के बिल्कुल, बेस पे सर। बिल्कुल, मुझे वो तो तो- पता भी नहीं था सर कि हमारे प्रिंसिपल ने मुझे नॉमिनेट किया है। अच्छा। बाद में मुझे पता चला सर ने मुझे सिलेक्ट किया गया है। बिल्कुल, मैं तो यार दुगना खुश हूँ से, एक तो आप हो गए भाई, और दूसरा हमारा एक दूसरा भाई है खादिम। दूसरा खादिम, हाँ बिल्कुल। खादिम को हम भी सब नेशनल क्लासमेट हैं अवार्ड उस मिल गया, वक्त। सारा क्लासमेट बिल्कुल भी है, तो क्लासमेट्स ने हमारे नाम बहुत बिल्कुल रोशन तोहा किए, साहब, तो बिल्कुल। दिल से बहुत खुश हो गया भाई। बहुत तो इस बहुत पे मैं शुक्रिया ब्रदर आपके तोहा। पीछे और साथ ही साथ खादिम के पीछे दौड़ता रहा हूँ। आज बिल्कुल बिल्कुल आप हाथ में आया भाई, बिल्कुल तो इसीलिए ये इंटरव्यू अब यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल। तो बहुत भाई शुक्रिया ब्रदर। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो अभी देखो हमारे कारगिल में, खुसूसन लद्दाख में ही जब से लद्दाख में सर, यूटी बिल्कुल आया, बिल्कुल तब से अब चेंज भी हो रहा है, अब धीरे चेंज धीरे हो रहा है, एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम में भी चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है। अब पहले था जेके बोस, अब आ जेके गया बोस, सीबीएसई बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम आ गया। पहले आप ये बता सकते हैं कि जेके बोस और सीबीएसई, इन दोनों सिलेबस में ये जो बिल्कुल दोनों ही डिफरेंट फील्ड में से आते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इन दोनों की बेस पे डिफरेंस हमें पेपर में देखने को मिलता है सर। अच्छा, पेपर में हाँ, देखने को पेपर मिलता में देखने को मिलता है। तो हाँ भाई, जैकब बॉस का जो पेपर आता है, वो आपको 10 साल की पेपर अगर आप देख लेंगे ना, हाँ। उसी में से क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो बिल्कुल। टीचर को बच्चे को पास करना बहुत इजी हो जाता है। हाँ, बस पिछले 10 साल के पेपर लाओ, रट्टा उसी को 2 महीने में उसको पूरा याद करने दो अच्छी तरह, बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है, 100% स्कूल का रिजल्ट आ जाता है। ओके। मगर सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है सर। अगर मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, फिजिक्स भी अच्छी तरह पढ़ा है, बायोलॉजी भी अच्छी तरह पढ़ा है, बच्चे ने समझ भी लिया, मगर वहां पे क्वेश्चन आता है सर घुमा फिरा के, क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे आता है, आपकी क्रिएटिविटी चेक किया जाता है। तो मैंने बच्चों में ये प्रॉब्लम देखा। मैं हर बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि अपनी राइटिंग स्किल को अच्छी तरह बनाओ। ठीक है, क्योंकि बच्चे काबिल तो होता है,
मगर वो पेपर में लिखना कैसे एक्सप्रेस है, कर ही नहीं पाता है सर। हाँ। और यही पेपर डिसाइड करता है बच्चे की फ्यूचर। अगर आपने पेपर, आपको पता है आपको पास्कल ऐसा ऐसा होता है, आपको अपनी जबान में पूछता है तो आप अच्छी तरह बोल देता है, यूं ही बोल देता है। मगर जब आप इंग्लिश पे लिखने की बारी आ जाता है ना, बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं, बोलता है सर मेरा इंग्लिश कमजोर है। ठीक है, बिल्कुल। तो उसका असर हमें रिजल्ट पे देखने को मिलता है सर। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का पता नहीं क्यों कमजोर है, इंग्लिश राइटिंग स्किल बहुत कमजोर देखने को मिलता है सर। बिल्कुल, कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, और दूसरा हमें बच्चों को ना प्राइमरी लेवल और मिडिल स्कूल पे बच्चों की इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो। अच्छा। इनके मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट है ना सर, ये अगर एलिमेंट्री लेवल पे समझ आया तो आया, आगे इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। क्योंकि बच्चे अगर एलिमेंट्री लेवल से ही राइटिंग स्किल पे फोकस करेंगे तो जब वो 11 और 10 और 12 की जब एग्जाम देंगे तो उनको लिखना आसान हो जाएंगे सर, है ना। टीचर का काम है पढ़ाना, फिर वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है सर। तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सीबीएसई में रिजल्ट खराब होते हुए हमें देखने को मिलता है। मेन कारण वही है क्योंकि यहाँ बच्चे का क्रिटिकल और क्यूरियोसिटी चेक करते हैं सीबीएसई, घुमा फिरा के ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेस पे पेपर बनाया जाता है सर। अच्छा। ठीक है, जिसने बीएड किया होगा उनको पता होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसी की बेस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। अच्छा। तो उसमें ज्यादातर बच्चे की क्रिएटिविटी पे, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा नहीं आप याद करके जाएंगे कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन घुमा फिरा के बच्चे को, तो अगर उसने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा तो उसको घुमा फिरा के क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मतलब सर। ये है कि बच्चे को सर से लेकर पैर तक बहुत अच्छे से थॉरली हाँ सर, ये लेसन को भी जो भी इसको समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन में पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी होना चाहिए, बिल्कुल वो होना और चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से लिखने का जो ढंग है, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी होना चाहिए। जितने भी अपने अंदर का जो थॉट है उसको पेपर पे लाना पड़ेगा। आप इंग्लिश का, आपने इंग्लिश में पीएचडी किया है सर, तो आप भी बता सकते हैं हमारे, है ना, स्टूडेंट, हमारे जो लर्नर्स है, आप बता सकते हैं कि वो अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, इंग्लिश इंप्रूव है। अभी तो यार हमारे पास टाइम नहीं है, बस शॉर्टली में बताऊं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। वो 1-2 दिन में नहीं आता, 1-2 महीने में भी नहीं आता, उसके लिए सालों लगते हैं। कम से कम 1 साल तो लगेगा अगर आपका बेस सही नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं वीडियो भी बनाना मतलब मेरा एक प्लान है आगे जाके कि मैं आगे आने वाले दिनों में ये कर दूं। तो भाई एक लास्ट सवाल ये है कि हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल पश्चिम में हम दोनों ने साथ पढ़ा था, साथ ही साथ डॉक्टर बशारत भी था। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। तो बस एक ये सवाल है कि उस वक्त जो हमारा जो ये था जो एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद जब भी अभी आप पढ़ा रहे हो, अभी देखो अभी आप पढ़ा, तो डिफरेंस क्या देखा आपने उस जमाने में? उस जमाने बोले तो 2006-7 में, है ना, तो 5-6 में, तो 5-6 में और तकरीबन 20 साल, तकरीबन 20 साल हो गया ना। 20 साल बाद अभी क्या मतलब देखने को? तो ऑनेस्टली बताऊं सर, ऑनेस्टली बताऊं तोहा साहब, ऑलरेडी हमें पता है हमारे दौर में एक गाइड होता था, फिर वहाँ व्हाट इज लाइट, उसको हम क्या लाइट है क्या हमें पता नहीं होता था, मगर जबान से बोल देता था। इतना रटा किया जाता था टीचर के सामने डर के, क्योंकि उस वक्त टीचर्स काफी मारते भी थे, है ना। तो उसको डर के हम इतना रटा करता था, है ना, पूरा रटिफिकेशन इतना था हमारा, और तेज भी हुआ दिमाग, है ना, मिनटों में याद हो जाता था। मगर लाइट है क्या पता नहीं है, मगर जवाब देगा पता है, डेफिनेशन याद है। बिल्कुल, तो उस वक्त का ये था सर, ठीक है। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था, सिर्फ रटिफिकेशन था, रोड मैप लर्निंग। बिल्कुल सर, एग्जाम पास होता था, क्यों? रटिफिकेशन क्या है ना, हम सब लोगों ने प्रैक्टिकली हमने ये चीजें नहीं देखा सर। आज का अगर देखेंगे तो आज बच्चे को पूरा लाइट पढ़ाने से पहले एक एक्टिविटीज किया जाता है, जो आपने ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम रील में देखा होगा। एक मतलब एक्सेप्शनल हो गया ये, हमारे दूसरे हायर सेकेंडरीज पे भी है इस तरह। हाँ सर, बिल्कुल। आजकल के जो टीचर्स है वो बहुत मेहनत कर रहा है, अपने हिसाब से बेस्ट दे रहा है। नहीं, वो तो मैं टीचर्स की बात में नहीं कर रहा हूँ, जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है वो हर हायर सेकेंडरीज पे, हर स्कूल पे ऐसे है। बिल्कुल है सर आज। अच्छा, बिल्कुल है फैसिलिटीज। मतलब आज हमारे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है ना, पॉल्टन सर, उस मतलब उस जैसा डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। इतनी मेहनत करते वो, ठीक है सर। अगर आप जाएंगे ना शाम के 8 बजे जाएंगे ऑफिस में, वो होगा। अच्छा, आप जाके देख लें, इतनी मेहनत करता है सर। उसको देख के हमें भी मेहनत करने का मन करता है। और हमारा सेक्रेटरी मैम बहुत
मेहनत कर रही है, वो भी अपनी जगह पे। अच्छा, जो मैंने कल देखा ले में, वो आके बच्चे के एक एक मॉडल को चेक कर रही है, वरना एक अच्छा। सेक्रेटरी इतना मेहनत नहीं करती अपनी जगह पे, मगर वो कर रही है, तो मतलब अप्रिशिएट की बात है ना। जब हमारे ऑफिसर्स इतनी मेहनत कर रही है तो हम क्यों नहीं करूं भाई? ठीक है, मेहनत करना चाहिए सर, क्योंकि आज हमारे सीबीएसई आया है तो हमें बहुत मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे हमारे कौम पे और कौन करेंगे? बाहर के हमारे वक्त बाहर के लोग आते थे, टाइम पास करके चले। हाँ बिल्कुल, ये हमारे आज की जनरेशन को ये चीजें नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम ये हमारे कौम है। अगर हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, कल इन ए फ्यूचर हमारे लद्दाख में पूरा सोसाइटी चेंज हो जाएंगे सर, बिल्कुल, है ना। ये चेंज करने का सिर्फ पावर एजुकेशन वालों के पास है। यही एजुकेशन है जो डॉक्टर्स बनाता है, यही एजुकेशन है इंजीनियर्स बनाता है ना। अच्छा इंजीनियर बनेंगे तो अच्छे इंजीनियर्स, है ना, अगर मेहनत से पढ़ाएंगे अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे जो डेवलपमेंट में काफी मदद करेंगे। तो अच्छे डॉक्टर सिस्टम अगर खराब होगा तो चोर भी बनेंगे ना, और क्या वो ये सारा करप्शन वही से होता है। बिल्कुल। चलो आप यहाँ से तो दूसरा टॉपिक छिड़ जाएगा कि हमारे लद्दाख में करप्शन कितना है या कितना नहीं है, उसको साइड में इधर पे ही रहने देते हैं। तो मेरा भी कहना यही है भाई, बस एक कमेंट में ऐड कर लेता हूँ, जो अभी के जो टीचर्स है, ख्वाह वो टीचर हो या लेक्चरर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, मैक्सिमम ज्यादातर अब हमारे लोकल्स आए हैं। अब इन टीचर को बहुत पता है, अपने बैकग्राउंड के बारे में पता है, अब अपने हिस्ट्री के बारे में भी पता है, भाई हमारे साथ क्या होता था स्कूल में। अब मैं भी देखता हूँ, जितने भी टीचर्स को देखता हूँ, जो लेक्चरर्स लगे हुए हैं, जो टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और दिल और जान लगाकर खून पसीना एक करके पढ़ाते हैं। ये तो बात मानना पड़ेगा हमें। बाकी दूसरे जगहों पे हो या ना हो, लेकिन टीचर का जो फील्ड है वो काफी, मतलब मैंने देखा है काफी चेंजिंग हमें देखने को मिलता है। बच्चों में भी बहुत ये चेंज मतलब वाज़ेह तौर पर देखने को मिलता है। तो भाई लास्ट सवाल, हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहता हूँ, मेहनत करो खूब। अच्छा, ठीक है, दिल से मेहनत करो, नहीं ऐसे फॉर्मेलिटीज मत करो। दिल से मेहनत करेंगे तो हमारा सोसाइटी भी काफी चेंज होगा सर। कोई भी आप कोई काम को आप छोटा मत समझना लाइफ में। जब एक चाय वाला सेलिब्रिटी बन सकता है भाई, आपका प्रोफेशन है ना, कोई भी प्रोफेशन मैंने आपको बताया छोटा नहीं होता, बस डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करता है। मेहनत कहाँ से होना चाहिए? दिल से होना चाहिए। तो आपको सक्सेस होने से ना आपको कोई रोक नहीं सकता। अपनी जगह पे इतनी मेहनत करो कि बस ये सोचो कि बस मैं अपनी सोसाइटी को कितना फायदा दो। अपने बारे में कभी मत सोचो, क्योंकि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आप दूसरों के लिए, दूसरों को आप कितना फायदा दे रहे हैं सर, तो उससे क्या होगा, आप पे खुदा भी खुश होगा, बच्चे भी खुश होंगे, दुआ मिलेंगे सर। उन दुआओं की वजह से ना आप काफी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं सर। बिल्कुल भाई, इसी नोट पे मैं आपको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती औकात में से वक़्त निकाला। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में भी हम इस तरह से आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। तो आपके साथ इस तरह से आपके आइडियाज़ को हम अपने ऑडियंस के सामने पहुंचाते रहेंगे। वैसे तो आप रील्स के ज़रिए तो पहुंचा देते हो, लेकिन इस तरह से लंबा वीडियो बनेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाता है। बिल्कुल। तो सामीन, इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी बात पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।